हाय एवरीवन। मैं सबसे पहले आप सभी को वेलकम करना चाहता हूं डैज़लिंग करियर प्लेटफॉर्म पे। मैंने इस रिच रिग्रेशन के स्टार्टिंग वाले लेक्चर में आपको बताया था कि आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले केसेस में भी यूनिक सॉल्यूशन ला सकते हैं L2 रेगुलराइजेशन यूज करके। तो अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन केसेस में प्रॉब्लम था, इसलिए यहाँ पे आप L2 रेगुलराइजेशन यूज कर रहे हो। इनफैक्ट L2 रेगुलराइजेशन आप इन केसेस में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, L2 रेगुलराइजेशन आप इन केसेस में से किसी भी केसेस में यूज कर सकते हो। यहां पे क्यों यूज करना पड़ेगा सर? यहां पे क्यों यूज करना पड़ेगा? क्योंकि यहां पे आपको ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है सर। यहां पे आपको ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ध्यान से समझिए अभी मैं क्या बोल रहा हूं। स्टार्टिंग के दो केसेस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला प्रॉब्लम नहीं था। पर स्टार्टिंग के दो केसेस में ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है सर। ठीक है, ओवरफिटिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी L2 रेगुलराइजेशन ही हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको L2 रेगुलराइजेशन किस पर्पस के लिए बताया था? इनफाइनाइट सॉल्यूशन से यूनिक सॉल्यूशन लेके जाने के लिए बताया था। पर मैंने जाना कि L2 रेगुलराइजेशन को जब मैं यूज करता हूं, मेरे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी भी मैं रिड्यूस कर पाता हूं। मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी मैं क्या कर पाता हूं सर? रिड्यूस कर पाता हूं, डिक्रीज कर पाता हूं L2 रेगुलराइजेशन के हेल्प से। मुझे क्या करना पड़ता है सर? लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो सोचना पड़ता है। आप जितना ग्रेटर देन जीरो सोचोगे आपके लैम्डा का वैल्यू, तो आप L2 रेगुलराइजेशन को यूज करके आपके मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर सकते हैं। तो कभी कभी हमें इन दोनों केसेस में भी मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने की जरूरत पड़ती है सर। इन दोनों केसेस में भी। तो यहां पे तो पहले से यूनिक सॉल्यूशन है। आप L2 रेगुलराइजेशन यूनिक सॉल्यूशन पाने के लिए नहीं लगाने वाले हो, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए आप यूज करने वाले हो। तो अब तक मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन से यूनिक सॉल्यूशन जाने के लिए L2 रेगुलराइजेशन यूज करिए। पर अब मैं क्या बोल रहा हूं, आप ये L2 रेगुलराइजेशन जब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है और अगर आपको लग रहा है कि मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज्यादा हाई है, जो अच्छा नहीं है आपके लिए, तो आप क्या करोगे? इन दोनों केसेस में भी L2 रेगुलराइजेशन यूज करने के बारे में सोच सकते हो। क्योंकि मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी हाई होना मतलब क्या? आप डेटा को ओवरफिट कर रहे हो। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत ही अच्छा डिस्कशन हम करने वाले हैं, पर एक ट्रेलर में आपको दे देता हूं। मैंने आपके सामने एक डेटा सेट मैंने आपके सामने एक डेटा सेट यहां पे लिखा है। ये डेटा सेट कौन सा है सर? आपका ट्रेनिंग डेटा सेट है। ट्रेनिंग डेटा सेट है। तो सबसे पहले यहां पे टैबुलर फॉर्मेट में उसे लिख लेते हैं, एक्स और वाई के वैल्यूज। जैसे आपका एक्स का वैल्यू क्या है सर? फर्स्ट 1.5 है। वाई का वैल्यू क्या है सर? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए 1 है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू 6.9 है। वैसे ही आपके थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए एक्स का वैल्यू 3 है, वाई का वैल्यू 9.2 है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए एक्स का वैल्यू 4 है, वाई का वैल्यू 10.8 है। मैं इसे लिखना भी आपको सिखा रहा हूं क्योंकि सम्स में कई बार ऐसे भी लिख के देते हैं। एक्स का वैल्यू 5 है, वाई का वैल्यू 13.1 है। एक्स का वैल्यू 6 है, वाई का वैल्यू 14.9 है। इस तरह से आपको आपका ट्रेनिंग डेटा सेट कुछ प्रोवाइड करके दिया गया है। ओके, तो यहां पे आपको बताया गया कि आपको लीनियर रिग्रेशन यूज करना है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल भगवान को तो पता होगा राइट कि आपके डेटा सेट में ट्रू रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट करता है। वो ट्रू रिलेशनशिप क्या है वो भगवान को तो पता होगा। ये रिलेशनशिप गॉड को तो पता होगा, मुझे नहीं पता है पर गॉड को तो पता है। और गॉड को पता है कि ये जो रिलेशनशिप है एक्स और वाई के बीच में, वो कुछ ऐसा है, एम एक्स प्लस सी प्लस यहाँ पे कोई तो एक रैंडम नॉइस है जो आपके हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में ऐड हुआ है। ऐसा आप सोच सकते हैं कि आपके डेटा सेट में ये एक लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है पर रैंडम नॉइज भी कुछ ऐड हुआ है। पर आपको इसका आइडिया ही नहीं है, और आपको कोई तो आपका दोस्त फॉर एग्जांपल या फिर कोई तो आपका नोन पर्सन आपको मिसगाइड कर देता है और बोल देता है कि आपको ना ये हाइपोथेसिस यूज करना है फॉर एग्जांपल।
मैं आपके सामने लिख रहा हूं, थीटा 1 एक्स प्लस थीटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस थीटा क्यूब एक्स क्यूब प्लस थीटा 4 एक्स पावर 4 प्लस थीटा 5 एक्स पावर 5। ओके, और यहां पे एक इंटरसेप्ट भी है। तो आप क्या कर रहे हो, देखिए आपके डेटा सेट में बहुत ही सिंपल सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, एक लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है आपके डेटा सेट के लिए, पर आप अननेसेसरी एक हाईली कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस चूज किए हो, तो उसके उसके हेल्प से जब आपका मॉडल आप बनाओगे वो बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स मॉडल होने वाला है। ओके, तो यहां पे आप क्या देख सकते हैं, आपके पास कितने फीचर्स हैं सर, ये आपका फीचर 1 है जिसे आप x1 नाम से बुला सकते हैं आपसे, ये एक्स स्क्वायर आपका सेकंड फीचर है जिसे आप x2 नाम से बुलाओगे, ये एक्स क्यूब आपका थर्ड फीचर है, ये एक्स पावर 4 आपका फोर्थ फीचर है, ये एक्स पावर 5 आपका फिफ्थ फीचर है। ओके, तो आपको क्या करना है सर, अभी आपके लिए एक नया डेटा सेट की आपको जरूरत है जिसमें ये फीचर्स होंगे, आपको एक नए डेटा सेट की जरूरत है। ओके, और नया डेटा सेट आप कैसे बनाओगे, नया डेटा सेट आप कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल है। आपके पास x का वैल्यू है और y का वैल्यूज है जो आपने यहां पे लिखे हैं, तो वो सेम वैल्यूज मैं यहां पे लिख लेता हूं। सबसे पहले x क्या है सर, x क्या है, आपका x1 ही है, यहां पे मैं लिख लेता हूं 1.5 2 3 4 5 6, ये आपके x के वैल्यूज थे, राइट, ये आपके x के वैल्यूज थे। अब y के वैल्यूज में लिख लेता हूं 1 6.9 9.2 10.8 13.1 एंड 14.9, ये आपके y के वैल्यूज हैं। आपका सेकंड फीचर आप कैसे बनाने वाले हो सर, x को स्क्वायर करके आप बनाने वाले हो, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला कॉलम में यहाँ पे क्रिएट करता हूं। ओके, आपका ये थर्ड फीचर के वैल्यूज आपको कैसे मिलेंगे सर, x को क्यूब करके मिलेंगे, मतलब यहाँ पे जो भी x के एंट्री है यहाँ पे क्यूब करके लिखिए। वैसे ही अभी आप क्या करोगे, आपको फोर्थ फीचर के वैल्यूज कैसे मिलेंगे सर, फोर्थ फीचर क्या है, एक्स को पावर 4 करना होगा, मतलब यहाँ पे जो भी एंट्री है उसे पावर 4 में लिखिए। ओके, अब ये फिफ्थ फीचर के वैल्यूज कैसे मिलेंगे सर, जो एक्स है उसे पावर 5 करिए, मतलब इस हर एक एंट्री को मुझे पावर 5 के टर्म्स में लिखना होगा। ओके, तो आपके पास आपका अभी नया डेटा सेट रेडी हो गया है। अभी आप क्या करोगे, इसके हेल्प से आपका एक्स मैट्रिक्स बनाओगे, राइट, इसके हेल्प से आपका एक्स मैट्रिक्स बनाओगे। उसमें पहला फीचर x1 रखोगे कॉलम का, सेकंड फीचर x2 कॉलम रखोगे, और आपका थर्ड फीचर आप x3 कॉलम रखोगे, आपका फोर्थ फीचर आप x4 कॉलम रख सकते हो, और आपका फिफ्थ फीचर आप x5 कॉलम रख सकते हो, और आपका लास्ट में आप एक इंटरसेप्ट वाला कॉलम भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा एक्स का, वो 6 क्रॉस 6 का बनेगा। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं, मैंने वेरीफाई किया है कि यहाँ पे जो आपका एक्स मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ पे जो आपका एक्स मैट्रिक्स बनेगा, उसका जो रैंक होने वाला है वो 6 होने वाला है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे एक्स मैट्रिक्स में ये सारे कॉलम्स क्या है, 6 के 6 कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मेरे सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, तो यहां पे जब आप आपका ये पर्टिकुलर सिस्टम सॉल्व करोगे, एक्स ट्रांसपोज एक्स टीटा हैट इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई, और यहां पे जब आपका वो आप 6 क्रॉस 1 का एक वेक्टर ढूंढोगे, ठीक है, 6 क्रॉस 1 का जब आपका वेक्टर ढूंढोगे, और उसके हिसाब से आप यहाँ पे θ1 θ2 θ3 θ4 θ5 θ0 के वैल्यूज यहाँ पे जो आपने एस्टिमेटेड निकाले हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, तो आपका वो फिटेड कर्व कैसे दिखाई देगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पे आप ध्यान दीजिए, एक मिनट। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आपके जो डेटा पॉइंट्स हैं वो मैंने जब प्लॉट किए उसमें एक लीनियर रिलेशनशिप में देख पा रहा हूं, एक लाइन का एक्सप्रेशन इनाफ होता, राइट, इन डेटा पॉइंट्स को फिट करने के लिए। पर आपने क्या किया सर, यहां पे मैं बता दूं, एक मिनट,
आपने एक ऐसा जबरदस्त पॉलिनोमियल फिट करने का डिसीजन लिया है जिसका पावर क्या है सर, एक्स पावर 5 है। ओके, तो ये आपका टीटा नॉट का वैल्यू है जो आपने एस्टिमेट किया। ये आपका टीटा पावर 5 नहीं, सॉरी, टीटा 5 पैरामीटर का एस्टिमेटेड वैल्यू है। ये टीटा 4 पैरामीटर का एस्टिमेटेड वैल्यू है। ये टीटा 3 पैरामीटर का एस्टिमेटेड वैल्यू है। ये टीटा 2 पैरामीटर का एस्टिमेटेड वैल्यू है। एक मिनट। और ये जो पैरामीटर का वैल्यू है वो आपका टीटा 1 पैरामीटर का वैल्यू है। अभी मैं जब आपको ये सेम कर्व प्लॉट करके दिखाऊंगा तो ये रहा आपका वो कर्व। तो आप क्या देख सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपके इस कर्व ने टच किया है। पर क्या ये कर्व बेटर होगा क्या इसके, अगर फॉर एग्जांपल जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आपका x का वैल्यू 1 है, जैसे यहां पे आप देख सकते हो x का वैल्यू जब आपका 1 है, आप 5.1 यहां पे y का वैल्यू बताए हो, आपके कर्व के हिसाब से भी आप 5.1 ही प्रेडिक्ट करने वाले हो। ठीक है, पर आप सोचिए ना, जब भी x का वैल्यू आप जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा नेगेटिव कर लोगे तो वो डायरेक्टली बहुत ही हाई वैल्यू बताएगा उस केस में। ठीक है, क्योंकि उसने सिर्फ ट्रेनिंग डेटा सेट को टच करने का डिसीजन लिया, वो ट्रेंड कैप्चर करने का डिसीजन नहीं लिया कि एक लीनियर ट्रेंड है मेरे डेटा सेट में। वैसे ही आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपका कर्व नीचे जा रहा है। ये ऐसा पर्टिकुलर कर्व आप क्यों फिट किए, क्योंकि आपका मॉडल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। इसके जगह अगर आप एक सिंपल मॉडल सीखते, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई मॉडल सीखते हैं, तो आपको फिट कैसे मिलता सर, ऐसा कोई फिट मिलता और ये ज्यादा बेटर मॉडल होता। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि ये जो कर्व है जो आपने यहाँ पे बनाया है ये ओवर फिट कर रहा है, क्योंकि आपका मॉडल बहुत ही ज्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स है और ये एक सिंपल मॉडल है जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर रहा है। अगर आप ये सिंपल मॉडल चाहते हो, ठीक है, अगर आप ये सिंपल मॉडल चाहते हो, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में भी आप वो ला सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपका कॉस्ट फंक्शन सिंपली सम ऑफ स्क्वायर एरर वाला नहीं सोचना होगा। कॉस्ट फंक्शन सिंपली सम ऑफ स्क्वायर एरर वाला नहीं सोचना होगा। यहां पे आपको आपका कॉस्ट फंक्शन ऐसा सोचना होगा, टीटा 1 स्क्वायर, टीटा 2 स्क्वायर, टीटा 3 स्क्वायर, टीटा 4 स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट रुकिए। टीटा 4 स्क्वायर, टीटा 5 स्क्वायर। आप इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए आपके पैरामीटर्स को एस्टिमेट करिए। तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको हाईली कॉम्प्लेक्स मॉडल नहीं मिलेगा। आपको हाईली कॉम्प्लेक्स मॉडल नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि आप टीटा 1, टीटा 2, टीटा 4, टीटा 5 इन पैरामीटर्स को श्रिंक करने के बारे में सोचोगे। आप इंटरसेप्ट को श्रिंक नहीं कर रहे हो सर, बाकी जो पैरामीटर्स हैं उन्हें श्रिंक करने के बारे में सोच रहे हो। ओके, तो मैंने क्या देखा, चलो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस थे, तो वहां से यूनिक सॉल्यूशन जाने के लिए भी मुझे L2 रेगुलराइजेशन हेल्प करता है। पर L2 रेगुलराइजेशन का और एक हाई पर्पस है सर, उसके लाइफ का ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा बड़ा है। वो आपको क्या हेल्प कर रहा है, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस करने के लिए हेल्प कर रहा है, डेटा को फिट करते हुए मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो मैं इस L2 रेगुलराइजेशन टेक्निक को यहां पे भी यूज कर सकता हूं, क्योंकि हो सकता है कि यहां पे मुझे ओवर फिटिंग दिखाई दे। तो L2 रेगुलराइजेशन आप इस हर केस में यूज कर सकते हो, वो मैं बताना चाहता हूं। जब भी आपको ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम लगे, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है पर ओवर फिटिंग हो सकता है, तो मैं यहाँ पे L2 रेगुलराइजेशन यूज करूंगा। आप देखिए ना, मैंने ऐसा पर्टिकुलर केस आपके सामने लिया जहां पे एक्स मैट्रिक्स में सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आपके इन दोनों केसेस में वही होता है, राइट? इन दोनों केसेस में वही होता है। तो आपको यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन ही मिल रहा था, यहाँ पे आपको यूनिक सॉल्यूशन ही मिल रहा था। बस प्रॉब्लम क्या हो गया, वापस से देखिए, जो आपका सॉल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हाईली कॉम्प्लेक्स मॉडल आपने फिट किया है। तो अगर आप एक सिंपल मॉडल चाहते हो तो L2 रेगुलराइजेशन यूज करिए, अप्रोप्रिएट लैम्बडा चूज करिए। आपको ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, पर ऐसा ही कोई तो ट्रेंड कैप्चर करने वाला एक सिंपल मॉडल मिलेगा। ओके, मैं होप कर रहा हूं कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया कि मैं क्या बताना चाहता हूं। ओके सर।
थैंक यू। वापस से एक बता रहा हूं, ये जो मैंने एक्सप्रेशन निकाला है, ये जो मैंने एक्सप्रेशन निकाला है, ये मैंने L2 रेगुलराइजेशन यूज करके नहीं निकाला है, ये मैंने ऐसी रैंडमली एक एक्सप्रेशन लिख लिया, ये मैंने ऐसी एक रैंडम एक्सप्रेशन लिख लिया। आपका L2 रेगुलराइजेशन अगर आप यूज करोगे तो होगा क्या, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि y इज इक्वल टू θ1x प्लस θ2x² प्लस θ3x³ प्लस θ4x⁴ प्लस θ5x⁵ प्लस θ0। आप जैसे फॉर एग्जांपल कुछ तो यहाँ पे पैरामीटर्स के वैल्यूज ढूंढ के एस्टिमेट करके आप इस कर्व को, इस मॉडल को फिट करना चाहते हो, आप इस मॉडल को फिट करना चाहते हो। तो अगर आपने यहाँ पे अप्रोप्रिएट आपका लैम्बडा डिसाइड किया है जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, तो होगा क्या, ये जो आपने अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के रखा है ना, ये जो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के रखा है, इन वैल्यूज को आप बहुत ही टेंस टू 0 की तरफ लेके जाओगे। एग्जैक्टली 0 नहीं हो पाते सर, ये L2 रेगुलराइजेशन में एग्जैक्टली 0 नहीं हो पाते, टेंस टू 0 हो पाते हैं, क्लोज टू 0 लेके जा सकते हो आप। इसे भी आप श्रिंक करोगे, ठीक है, पर ज्यादा आप श्रिंक इन्हें करने के बारे में सोचोगे, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्सिटी जरूरत नहीं था, इतने कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं थी, ठीक है। इसे भी आप श्रिंक करने ही वाले हो, क्योंकि आप ओवरऑल इस सम को श्रिंक कर रहे हो, राइट। पर मैक्सिमम श्रिंकेज आपको इन पैरामीटर्स का दिखाई देगा, ये तो ये श्रिंक नहीं करोगे आप। ओके, तो मैंने क्या बताया सर, जो आप मॉडल फिट करोगे L2 रेगुलराइजेशन को यूज करके, यहाँ पे कुछ तो नॉट जीरो, कुछ तो नॉट जीरो, कुछ तो नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ तो नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे कुछ तो नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी कुछ तो नॉट इक्वल टू जीरो वैल्यू ही दिखाई देगा। बस ये जो वैल्यूज हैं बहुत ही क्लोज टू जीरो हो गए, बहुत ही क्लोज टू जीरो हो गए, एग्जैक्टली जीरो नहीं हो गए, बहुत ही क्लोज टू जीरो हो गए, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है ये मैंने अपने अंदाजे से लिखा है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे x² x³ x⁴ x⁴ वाले टर्म्स नहीं है, ठीक है। ये मैंने अंदाजे से एक लाइन बनाया। तो जो भी आप L2 रेगुलराइजेशन यूज करके मॉडल बनाते, वो भी ऐसा ही कुछ तो आपको दिखाई देता, ऐसा ही कुछ तो रिलेशनशिप कैप्चर करने के बारे में सोचता। ये मैंने बस अपने अंदाजे से लिख दिया एक एक्सप्रेशन। ओके सर, मैं होप कर रहा हूं कि आप समझ पाए रिज रिग्रेशन L2 रेगुलराइजेशन क्या काम करता है। ओके, अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।